नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, आप सभी मानव रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था विषाणु से होने वाले रोग यानी वायरस से, इसके बाद जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, फिर प्रोटोजोआ यानी मैंने यहाँ तक की वीडियो अपलोड कर दिया था। प्लस उसमें मैंने आपको कौन से अंग प्रभावित होते हैं, उसके लिए कौन से वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, इन सारे वीडियो पर चर्चा किया। यदि आपने उस वीडियो को दोस्तों नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से जाकर मानव रोग के फर्स्ट पार्ट के वीडियो को आप देखें। इसके बाद दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कवक यानी फफूंद से होने वाले रोग के बारे में, प्लस कुछ अनुवांशिक लक्षण के द्वारा जो हमारे पास बीमारी होती है जिसे अनुवांशिक बीमारी कहते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक मानव रोग का सेकेंड पार्ट। पहला दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, कवक या फफूंद से होने वाले रोग के बारे में चर्चा करेंगे। जहां पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है रोग, दूसरा पॉइंट लिखा प्रभावित अंग, तीसरा पॉइंट लिखा है लक्षण। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके पूछता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है या इसके लक्षण क्या होते हैं या कौन सी बीमारी किससे रिलेटेड होती है। तो पहला दोस्तों बात करते हैं तो गंजापन, जो ऑलमोस्ट लोगों की समस्या होती है। तो दोस्तों सही समय पे अगर आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आप अपने बालों को बचा सकते हैं। यानी अगर हम बात करें खूबसूरती में तो बाल भी आपके चार चांद का काम करते हैं। तो अगर इस तरीके से दोस्तों एक उम्र पे गिरे तो ठीक है, अगर उम्र से पहले बाल गिरते हैं तो उसको दिखाने की जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी कवक या फफूंद के शिकार हो चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, गंजापन क्या होता है, सिर से रिलेटेड बीमारी होती है। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, सिर के बाल गिर जाते हैं। तो सही समय पे अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपके बाल बने रह जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करते हैं दमा। दमा जो प्रभावित करता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। मुख्य अगर बात करें दोस्तों तो फेफड़े में क्या होता है, जाल बन जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। यानी हमारे जो लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं उनमें छिद्र होता है, और उन छिद्र को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो दोस्तों डेफिनेटली वो सही कार्य नहीं कर पाएगा। तो हमें उबन सी महसूस होने लगेगी, यानी सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। या दमा के जो पेशेंट होंगे उनको आपने एनालिसिस किया हो कि उनको जरा से भी अगर सफोकेशन की जगह पे ले जाइए तो उनकी हालत बिगड़ने लगती है। उसका रीजन होता है क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तब उनको बहुत सारी समस्याओं का फेस करना पड़ता है। तो ये जो आपका दमा होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं दांत के बारे में। दांत एक आपका फंगस या कवक से संबंधित बीमारी होती है जो त्वचा को प्रभावित करती है। मुख्य लक्षण क्या होता है, त्वचा में लाल रंग के गोले बन जाते हैं, यानी चकत्ता चकत्ता हो जाता है। आप सबने देखा होगा, गांव की भाषा में लोग चकत्ता बोलते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जहां पे जैसे आपको देखेंगे ना तो छोटे छोटे त्वचा में लाल रंग के गोल गोल दाग जैसे बन जाते हैं। अगर उसका सही समय पर उपचार ना करिए तो बहुत नासूर बन जाता है। ये बहुत ही खराब बीमारियां हम कह सकते हैं। अगर ये लग जाती है तो सही समय पर उपचार ना हो तो पूरे शरीर के यानी स्किन को ही खराब करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसी से रिलेटेड खाज होती है, दांत, खाज, खुजली, तीन चीजें आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा। तो ये सभी जो रिलेटेड होते हैं किससे होते हैं, ये सभी कवक या फंगस से रिलेटेड होते हैं। देखा होगा आपने और एनालिसिस किया होगा आपने, जैसे कि गर्मी के दिनों में बार बार जिसको बहुत ज्यादा पसीना होता है तो उसमें ये सब समस्याएं, दाग या खाज या खुजली, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। उसका रीजन होता है कि जहां पे किसी तरीके की नमी बनी रहती है तो वहां पे फंगस या कवक उत्पन्न हो जाते हैं और वो बीमारी फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। इससे भी दोस्तों क्या होता है, त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा में खुजली और सफेद दाग पड़ता है। बस डिफरेंसेस दाग और खाज में इतना ही अंतर होता है, दोनों ही त्वचा को प्रभावित करते हैं। इसमें जो चकत्ते होते हैं लाल होते हैं और यहाँ पे जो चकत्ते होते हैं वो सफेद होते हैं। इस तरीके का डिफरेंसेस आप देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों अंतिम पॉइंट पे चर्चा करते हैं कवक से रिलेटेड एथिल फुट या हाथी पांव लोग कहते हैं इसे। तो इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एथलीट फुट जो होता है हमारा हाथी पांव, ये प्रभावित किसको करता है, पैरों को। आपने देखा होगा पैर क्या होता है, बिल्कुल हाथी जैसे फूल जाते हैं, या हम कह सकते हैं एक लिमिट से ज्यादा उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो अभी तो ये बीमारियां काफी कम हो चुकी हैं। उसका रीजन ये होता है कि अब क्या होता है कि व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान देता है और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं कि अगर शुरुआती दौर पर पकड़ में आ जाता है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट दे देता है और आसानी से चीजें समाप्त हो जाती हैं। अन्यथा पहले ये सब बीमारियां बहुत काफी प्रभावित होती थी, अक्सर आप देखते थे ऐसे बीमारियों का जिक्र होता था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पैर को प्रभावित करता है, पैरों की त्वचा कटने फटने लगती है, बहुत अजीब सा दिखता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से फटाफट।
गंजापन सिर को प्रभावित करता है, सिर के बाल गिर जाते हैं। दमा जो होता है फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े में जाल बन जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। दांत क्या होता है, त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा में लाल रंग के चकत्ते या बुले पड़ जाते हैं। खाज त्वचा को प्रभावित करता है, इसमें क्या होता है, त्वचा में खुजली और सफेद दाग पड़ जाता है। एथलीट फुट में क्या होता है आपका, इसमें हाथी पांव जिसे कहते हैं, पैर प्रभावित होता है, पैरों की त्वचा कटफट जाती है। तो उम्मीद करता हूं यहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों, एक बार मैंने फिर से इन चीजों को बना दिया है। देखिए पेपर का हमारा पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। अब तक हमने विस्तृत जानकारी के बारे में बात किया था, लेकिन अब शॉर्ट जानकारी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे देगा, कहेगा आपको दे देगा उसमें हैजा किससे होने वाला रोग है। चार विकल्प बनाएगा, जीवाणु, विषाणु, फफूंद और प्रोटोजोआ। तो आपको दोस्तों टिक करना होगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला। इसलिए मैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, फफूंद से यानी कवक से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले मुख्य रोग जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, इनको नोट किया है। इनको इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं और इनको अगर रिकॉल कर लेते हैं आप, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक नंबर आपका यहां से कंफर्म हो जाता है प्रतियोगी परीक्षा के लिए। चलिए तो जीवाणु में बात करें तो दोस्तों हैजा, टीबी, कुकुर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड और टिटनेस, ये सारे ही रोग हमारे किससे हैं, जीवाणु से होने वाले। इनको दो तीन बार आप रिकॉल करेंगे तो आपको 100% डेफिनेटली वहां ऑप्शन मिलेगा, आप सही करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन पूरा देखना चाहते हैं बीमारी का, तो मैंने जैसे कहा पिछली वीडियो में इसके बारे में अपलोड कर चुके हैं, वहां पे मैंने बहुत सारा डिस्क्राइब किया है इनको। नेक्स्ट विषाणु के बारे में दोस्तों बात करें तो वायरस के बारे में एड्स है, चेचक है, पीलिया है या इसी का नाम हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस ए बी सी। अभी तो हिपेटाइटिस सी का भी हमने रिसर्च कर लिया है, वैज्ञानिकों ने इस बार नोबेल पुरस्कार भी इस क्षेत्र के लिए दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, पोलियो है, डेंगू है, ये सारे हमारे क्या हैं, विषाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फफूंद यानी कवक से होने वाले रोग, जैसा कि आप अभी आज पढ़े, दमा है, खाज है, गंजापन है, दाद है, एथलीट फुट है, ये सारे आपके किससे, फफूंद से होने वाले रोग हैं यानी कवक से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। मलेरिया है, पाइरिया है, सोने की बीमारी है यानी स्लीपिंग सिकनेस। तो ये मुख्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं पेपरों में। उम्मीद करता हूं ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है इसका आप सभी लाभ उठा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं एचआईवी और एड्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो पे जिक्र किया था, तो थोड़ा सा इसका एब्रिविएशन देख लीजिए दोस्तों। एचआईवी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी फुल फॉर्म इसका आ जाता है, तो एक बार अगर आप पढ़ ही रहेंगे तो ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेंगे, क्योंकि एब्रिविएशंस देखिए हर बार नए नए बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे एब्रिविएशंस होते हैं लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हीं में से आपका एचआईवी है और एड्स है, लगातार रिपीट होता रहता है, क्योंकि ऐसी बीमारियां मानी जा रही हैं जिनके बारे में अभी पूर्णतया उपचार नहीं हो पाया है। ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन भर व्यक्ति इसके साथ जीता रहता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हमें इनके बारे में जानकारी हो, हम इन सबका प्रोटेक्शन करें यानी इसके बारे में सुरक्षित रहें, तो शायद हो सकता है हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके एड्स से रिलेटेड जांचें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एचआईवी संक्रमण के बारे में, किस तरीके से होता है, क्या चीजें होती हैं, कैसे ये चीजें हमारे एक दूसरे के व्यक्ति में ट्रांसफर होती हैं। देखिए दोस्तों बात करते हैं एचआईवी संक्रमण जो होता है नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से होता है। दूसरा क्या होता है, समलैंगिक संबंध से होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों टैटू बनवाने से भी होता है। अब यहाँ आपके सर दिमाग में आ रहा हो कि सर ये टैटू बनवाने से कैसे, एक्चुअल में होता क्या है, जो निडल यानी सुई का प्रयोग करते टैटू बनाने को, हर एक व्यक्ति को बनाते हैं गोद के, और वही निडल की वजह से हो जाता है, क्योंकि उस निडल में क्या होता है, सुई में किसी ऐसे व्यक्ति जिसको क्या होता है एचआईवी होता है, और उसके ब्लड में क्या होता है वो निडल पे लग जाता है, उसी के माध्यम से दूसरे में चला जाता है, तो वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, अभी क्या होता है इंजेक्शन जो डॉक्टर्स लगाते हैं वो हमेशा क्या होता है नए इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है कि सामने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के ब्लड से जो संक्रमित था उसको अगर लगाया गया है, वो अगर किसी और को भी हम लगा देते हैं तो उसके अंदर भी वो संक्रमण हो जाता है। तो इसलिए ये सब सारी चीजों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। यानी रक्त से क्या होता है, ये जो ब्लड में आपके होते हैं इनके माध्यम से एक दूसरे में फैल जाते हैं, तो रक्त के माध्यम से एक दूसरे में फैलते हैं। इसीलिए देखा होगा आप सबने बहुत सारे एक्टर्स के बारे में
वो इससे संबंधित कैंसर या फिर इस तरीके की बीमारियों से क्यों ग्रसित हो जाते थे? क्योंकि पहले इस सब चीजों का क्या था, एक प्रचलन था या दिखाने के चक्कर में होता था। तो अब देखिए जो टैटू भी बनते हैं ना, अब दोस्तों सुई वाले टैटूज नहीं बनते हैं, अब क्या होते हैं वो ऊपर से ही बनाए जाते हैं, जो रब किया जाता है तो साफ हो जाता है। यानी जैसे आप देखे होंगे कि बच्चे चिंगम वगैरह खाते हैं, टॉफी वगैरह खाते हैं, तो उसमें जो निकलता है एक लेयर, उसमें जानवर या पक्षी कुछ बना रहता है, उसको स्क्रब कर देते हैं, हाथ पे तो उतर जाता है। तो अब टैटू का भी माध्यम यही बन चुका है। पहले ये बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे कह सकते हैं कुरीतियां थी या बहुत सारे ऐसा कुप्रथाएं थी जिसका लोगों को विद्रोह करना चाहिए था बहुत पहले। जैसे महिलाओं के हाथ में पहले लोग पुरुषों का नाम लिखवा देते थे, तो वो इस तरीके से जीवन भर बना रहता था। तो अगर मान लीजिए वो बार बार सुई का निडल का प्रयोग कर रहा है, वो किसी महिला है जिसको इस तरीके की बीमारी है, फिर उस महिला में फिर वो पुरुष से संपर्क, फिर उससे शारीरिक संबंध से ये बीमारी इतना ज्यादा फैल गई। एक्चुअल में एड्स की बीमारी कोई मनुष्य में फैलने वाली थी नहीं, तो ऐसा माना जाता है ये शुरू में बंदरों में यानी जानवरों से थी, फिर इसी तरीके मनुष्य में आ गई, फिर वटेवर अभी देख रहे हैं ये सब बीमारियां घातक बन चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग केवल उन पॉइंटों को कवर करते हैं जो पेपर में हमारे आता है, बाकी फिर कभी हमारे टीम के द्वारा ऐसे स्पेशल लेक्चरों में डिस्कशन होगा पॉइंट टू पॉइंट उठाकर। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है एड्स के लिए कौन सी जांच होती है। तो एलिसा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाया जाता है जो एड्स के जांच के लिए। तो आपके पेपर में ज्यादातर एलिसा टेस्ट पूछा जाता है, तो एलिसा टेस्ट को ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित है। इसकी वजह से दोस्तों 1 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, विश्व एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं क्या किन चीजों से बचें, प्रोटेक्ट करें, और बहुत सारी चीजें होती है। अनैतिक रूप से यानी हम कह सकते हैं जो शारीरिक संबंध है वो कई लोगों से बनाने में भी इसका ट्रांसफर होता है, जैसे आपने देखा होगा समलैंगिक संबंधों से भी ये फैलता है। तो मुख्य रूप से अगर हम इन चीजों को बचाव करें तो शायद एड्स जैसी बीमारी हमारे घर नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शुरुआती दौर पर नहीं पता चलता है, फिर वो जिसके जिसके संपर्क में आता है उन लोगों को फैलाता हुआ चला जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जो विकराल रूप धारण कर चुका है। आज हम बात करें तो भारत में एड्स, कैंसर जैसी आम बीमारियां क्यों हो रही है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के संपर्क में आ जा रहा है और वो नहीं समझ पा रहा उन चीजों को, उन लक्षणों को, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इसके लिए उपचार भी है हमारे पास। इसके लिए हम करते हैं जोवुडिन, ठीक है, जोवुडिन नामक, यानी इसी का दूसरा नाम है एजिडोथाइमिडीन नामक एक औषधि है जो एड्स के उपचार में सहायक होती है। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, जोवुडिन या फिर आपका देगा एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे एड्स से संबंधित कुछ बिंदुओं को मैंने इसलिए उठा लिया क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो लगातार पेपर को टच करती रहती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट दोस्तों, इस तरीके से हमारे 4 टॉपिक्स कंप्लीट हुए, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग और कॉक्स से होने वाले रोग। अब चर्चा करते हैं अनुवांशिक रोग के बारे में। इसके बाद मेरा एक लास्ट वीडियो आएगा इससे रिलेटेड, जिसमें हम अन्य बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे लकवा के बारे में आप सबने सुना होगा, देखते देखते व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरा शरीर उसका क्या हो जाता है, कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, लकवा मार जाता है या पक्षपात हो जाता है। या हार्ट अटैक के बारे में चर्चा करेंगे कैसे होता है, कैंसर का क्या कारण होता है इसके बारे में देखेंगे। तो ये सब कुछ अन्य बीमारियों का टॉपिक हमारा होगा। अब पहले अनुवांशिक बीमारियों को दोस्तों देखते हैं। अनुवांशिक लक्षणों में मैंने आप सबसे बताया कि जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पाए जाते हैं उन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो उसी तरीके की अनुवांशिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे माता पिता से मिला हुआ हमें, या पिता से मिला हुआ, या फिर और भी हमारे पीढ़ी में कोई ऐसा रहा हो जिससे हमें अनुवांशिक रूप से मिला, उन्हें अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। जैसे दोस्तों पहला चर्चा करते हैं, अनुवांशिक बीमारी में हमारा आता है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस, यानी जिसे कहते हैं वर्णता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस से पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, या फिर आपका लोको पायलट का एग्जाम हुआ पिछला, जिन दोस्तों की ज्वाइनिंग हो गई है उनको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। कुछ जगह अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनकी भी हो जाएगी। तो उसमें आपने देखा होगा एक साइको टेस्ट होता है, ठीक है, और उसी में फिर आपका एक एनालिसिस किया जाता है किस चीज का, वर्णता का, कलर ब्लाइंडनेस का, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, उस व्यक्ति को हरे और लाल रंग में कोई पहचान नहीं रह जाती है।
अब पता चले आपको ट्रेन ड्राइवर बना दिया गया, सिग्नल पे आप पहुंचे, आपको हरा लाल दिखा नहीं, तो फिर समझ सकते हैं घटना घट जाएगी। इसलिए क्या होता है कि एलपी में या इस तरीके से जो भी लोको पायलट से रिलेटेड जिन चीजों का होता है तो उसमें ये आपका टेस्ट कराया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि वरदान व्यक्ति को किन रंगों में अंतर नहीं रह जाता, तो हरे और लाल रंग में अंतर नहीं रह जाता है। एक बार एसएससी के द्वारा भी पेपर का चर्चा हुआ था, पेपर टोटल रेड रंग में छप के आ गया था। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको ये समस्या थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था पेपर में लिखा हुआ क्या है। फिर आयोग ने इसीलिए माध्यम बनाया पेपर का ब्लैक कलर का इंक, क्योंकि ब्लैक कलर की इंक क्या होती है, सभी को पढ़ने में आसानी करती है। तो इस तरीके से तो आप रेड का ज्यादा यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर कोई भी दोस्त इससे अगर ग्रसित है या ये समस्या है तो उसके सामने बहुत समस्याएं आ जाती है। यहाँ ध्यान रखेंगे हरे और लाल रंग में भेद नहीं रह जाता है। और मुख्य रूप से पुरुष इस रोग से प्रभावित होते हैं, स्त्रियां तभी प्रभावित होती हैं जब इनमें XX गुणसूत्र होते हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको अनुवांशिकी चैप्टर में बता चुके हैं कि पुरुषों के क्रोमोसोम्स की बात करें दोस्तों तो XY गुणसूत्र होते हैं, उसमें महिलाओं में क्या होते हैं XX गुणसूत्र होते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है मेल और फीमेल ही निर्धारित करते हैं आने वाली संतान क्या होगी। उसमें से मुख्य भूमिका किसकी होती है, पुरुष की होती है। यानी पुरुष जब अगर X क्रोमोसोम्स पुरुष का महिला का X क्रोमोसोम्स वो बालिका निर्मित होती है, और अगर पुरुष का Y क्रोमोसोम से आता है और महिला का तो X ही आएगा क्योंकि उसके पास X ही क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो क्या होगा लड़का निर्धारित होता है यानी बालक बनता है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर वरदान के बारे में हम बात करें दोस्तों तो ज्यादातर पुरुष ही इसके उत्तरदायी होते हैं, महिलाएं तभी होती हैं जब उनमें दोनों गुणसूत्र XX के रूप में होते हैं और वो वरदान होता है तभी। तो यानी हम कह सकते हैं महिलाओं से बीमारी कम फैलती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। तो दोस्तों हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जो काफी भयानक मानी जाती है। इसमें क्या होता है ब्लड स्पॉटिंग, यानी जो हमारे शरीर में ब्लड का रुकने का प्रोसेस होता है, मैंने आपको ह्यूमन ब्लड में बताया था एक मानक औसतन जो टाइम होता है ब्लड का वो 2 से 3 मिनट में थक्का लग जाता है। आपने एनालिसिस किया होगा कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपको नॉर्मल सा इंजरी होती कट जाता तो आप इसको थोड़ी देर तक दबा के रखें तो ब्लड अपने आप बंद होने लगता है। लेकिन अगर कोई इससे बीमारी से पीड़ित है जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया, तो उसका ब्लड बंद नहीं होता है। उसको जब तक इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा या उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी तब तक उसका ब्लड बंद नहीं होगा और ये उसके लिए घातक भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया, व्यक्ति को चोट लगने पर आधे घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। और आप सोच सकते हैं कि ब्लड का फ्लो कितना तेज होता है, जरा सा कटता है तो देखते हैं आप कितना ब्लड निकल जाता है। और किसी बंदे को अगर 24 घंटे तक ब्लड ना रुकेगा तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड एक औसतन माना जाता है। और अभी तो मुझे लग रहा है 3-4 लीटर एक मनुष्य में हो, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत भयानक बीमारी होती है और ये मानसिक होती है। तो यहाँ केवल इतना ही याद रखना है कि इसमें क्या होता है ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है इसमें। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं रिलेटेड, आगे हम बात करते हैं अनुवांशिक बीमारी में आता है टर्नल सिंड्रोम। आपने सुन रखा होगा, बड़ी हंसी आती है कभी कभी कोई अगर आपसे मजाक में बोलता है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम या क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, तो आपको लगता है कि क्या बक रहे हैं। ये सब दोस्तों अनुवांशिक बीमारियां होती हैं और कभी कभी आपने सुना होगा किसी के माध्यम से, क्योंकि आप सभी कंपटीशन कर रहे हैं तो दोस्तों से मिलना जुलना अक्सर होता रहता है और अगर उसने कोई टॉपिक पढ़ा तो अप्लाई भी करता है आपस में हंसी मजाक के लिए। और ये एक बेटा तरीका भी होता है कि अगर हमने किसी चीज को पढ़ा और आपको नहीं जानकारी तो एक दूसरे से अगर हम डिस्कस कर ले शेयर कर ले तो दोनों को तैयार हो जाता है। तो चलिए इनको समझते हैं टर्नल सिंड्रोम क्या होता है, ये समझेंगे नेक्स्ट, इसके बाद कंटिन्यूअस फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है टर्नल सिंड्रोम, इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में 45 गुणसूत्र होते हैं। समझिएगा दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के बारे में बात करें चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन सभी में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है 46, यानी 23 जोड़े होते हैं। जिसमें मैंने बताया भी थे आपके कि 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं जो दोनों में ही समान होते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग होता है। पुरुषों में जो होता है XY के रूप में, महिलाओं में XX होता है जिससे संतानें निर्धारित होती हैं। और अगर ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र अप एंड डाउन होते हैं तो समस्याएं होती हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं अगर किसी स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 45 की रह जाती है तो वो स्त्री क्या होती है टर्नल सिंड्रोम के शिकार हो जाती है। उसके लक्षण क्या होते हैं, जननांग प्रायः अविकसित होते हैं जिससे बांझपन हो जाता है। आपने बहुत सारी महिलाओं को सुना होगा पहले ऐसे केसेस बन जाते थे, लेकिन
लेकिन अभी क्या है कि प्रॉपर बच्चा जब पेट में आता है और बाहर तक के एटमॉस्फेयर तक का डॉक्टर के पूरा रेख देख में मशीनों के द्वारा अल्ट्रासाउंड वॉटेवर से, तो अब ये सब बीमारियों को पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 40 से 45 हो जाती है। और दूसरा लक्षण क्या होता है, जननांग अविकसित होते हैं और जिससे बांझपन हो जाता है। 3 पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ये पुरुषों में होने वाली बीमारी है, जैसे महिलाओं में होता है वैसे पुरुषों में यह रोग पुरुषों में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या 47 हो जाती है, यानी 46 के बजाय 47 हो जाती है। क्या होता है, आप भली बात ये आपको मजाक लग रहा हो, कोई बात नहीं, ठीक है, समझे। इसमें पुरुषों का वृषण जो होता है वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है एवं स्तन जो होता है स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। समानता अगर हम बात करें दोस्तों तो इस रोग से ग्रसित पुरुष जो होते हैं वो नपुंसक कहलाते हैं। आपने सुना होगा अक्सर इस तरीके का वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बांझपन क्या होता है इसको आपने क्लियर किया और नपुंसक क्या होता है, इन दो तत्वों को आपने क्लियर किया। अक्सर आप सब देखते हैं एक कभी कभी कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं, नहीं पता पाता है, शादी ब्याह हो जाता है, फिर बाद में तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे महिलाएं हो, तो फिर अगर अपने से नहीं एनालिसिस हो पाता है तो आफ्टर मैरिज जब संतान उत्पन्न नहीं होती या समस्याएं होती है तो पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम को दोस्तों दूसरे नाम से भी जानते हैं, मंगोलिज्म भी कहा जाता है इसको, इस नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या समझिएगा, इस रोग में रोगी की क्या जाती है, मंद बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, इस रोग से जो ग्रसित रोगी होता है उसमें पहली चीज देखने को मिलेगी मंद बुद्धि होगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आंख जो होगी उसकी टेढ़ी होगी तथा जीभ क्या होगी, मोटी होगी। अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है। तो इसका सिंपल लक्षण आपने देखा होगा कभी किसी को, वो बोलना चाहता है लेकिन पूरा बोल नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि उसकी क्या है, जीभ मोटी है, फंस रही है, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा जैसा चाहिए वैसा, क्लियर नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो अब ये जरूरी है दोस्तों कि अगर कोई साफ नहीं बोलता, कुछ लोग तुतलाते भी हैं, तो उनको इसमें नहीं रखेंगे, यानी ये सारे ही लक्षण होने चाहिए। देखिए होता क्या कभी कभी क्या है कि हम बचपन से अगर बहुत दबाव में रहे या बोलने की हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो बहुत सारे लोग सही प्रोनाउंसिएशन ना कर पाए या बोलते हैं तो फंस जाते हैं, थोड़ा धीमे बोलते हैं इस तरीके, तो वो लक्षण नहीं। इसके लक्षण में पहला क्या, उनका जितना मानसिक विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। कभी आप देखेंगे हमारी टीम के द्वारा अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की भी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी, वो दोस्त जो बीएड या टीटी या फिर सुपर टेट से रिलेटेड है तो उनमें बुद्धि के परिचय भी कराया जाएगा कि कितनी कैटेगरी तक मंद बुद्धि होते हैं, कितने आपके विकसित होते हैं या तीव्र होती है, ये सब बुद्धियों का भी प्रोसेस बताया जाएगा मानसिक क्षमता के बारे में। तो दोस्तों आपने पहला पॉइंट देखा मंद बुद्धि, दूसरा क्या देखा आपने, आंख टेढ़ी, तीसरा पॉइंट क्या देखा, जीभ मोटी, और यानी ओवरऑल मिला जुला के उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो अनियमित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों पर चर्चा करते हैं पटाउ सिंड्रोम के बारे में। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार पड़ जाती है। तो ये कोई अभी नॉर्मल बीमारी रह गई है, इसमें डॉक्टर ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेट करने के बाद सही हो जाता है सारी चीजें। तो अभी इन बीमारियों के बारे में हमने जाना, और ये सभी बीमारियां लगभग ना के बराबर होती जा रही हैं। उसका रीजन हमारे विज्ञान ने आज मेडिसिन या हम कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विशाल अपना वर्चस्व बना लिया है, और लगातार वो क्या कर रहा है, इन सबसे निजात देने के लिए प्रयासरत हैं, और लगातार कंपनियां हमारी हैं या हमारे साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, ये सब लगातार इनके बारे में ढूंढ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, अंतिम पार्ट का इंतजार करिए। धन्यवाद दोस्तों।